हाय स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था कि हम अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर है तो उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमने जो मेथड था वो पढ़ा था बाय हेड टू टेल रूल। हम किसी भी दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है, एक वेक्टर है, तो क्या हम उस एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम एक सिंगल वेक्टर को दो, तीन या इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व या डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस प्रोसेस से हम वेक्टर्स को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर को उसके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने को, तहलील करने को, डिवाइड करने को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब हम वेक्टर को, जिस तरह हम वेक्टर को ऐड करते थे, तो पहले हम वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते थे। जिस तरह हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का तरीका पढ़ा था, उस तरीके से हम वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं, फिर उसको बाय हेड टू टेल रूल मिलाते हैं, फिर हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते थे। इसी तरह रिजोल्यूशन के लिए भी हम क्या करेंगे? पहले वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। सो लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं। ठीक है, प्लेन में हम वेक्टर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में। थ्री डायमेंशनल वेक्टर हम नहीं लेते, आसानी के लिए हम टू डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं। जेड एक्सिस हमारे पास नहीं है, सिर्फ इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं। सो लेट ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। तो इस वेक्टर ए को हम इसके कंपोनेंट्स में किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? तो इस वेक्टर ए को हम इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे? वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। वेक्टर ए के हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बनता है या जो वेक्टर बनता है, दिस vector is, let this vector is a, x means it is the component of vector a along x axis। इसी तरह हम इसी वेक्टर a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो along y जो कंपोनेंट बनता है, दिस कंपोनेंट, दिस इज ए वाई, या ये ए वाई जो है, हम इसकी जगह ये भी ए वाई ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का लेंथ भी सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो इसकी बजाय हम ये भी एज ए वाई ले सकते हैं, यानी ये हमारे पास वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए है। ये वो कंपोनेंट है वेक्टर का जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो अगर आप देखें, हमने एक सिंगल वेक्टर ए को उसके दो कंपोनेंट्स में, दो अज्जा में रिजॉल्व किया, तकसीम किया। एक हमारे पास ए एक्स है और एक हमारे पास ए वाई है। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर, किसी भी एक सिंगल वेक्टर को हम प्लेन में दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इन दो वेक्टर्स को, इन दो कंपोनेंट्स को अगर आप देखें, ए एक्स और ए वाई को, तो ये कुछ खास वेक्टर्स हैं। किस तरह से खास है कि देखिए, ये हमारे पास ए एक्स है, ये हमारे पास ए वाई है। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये हमारे पास ए है। ठीक है, ये
मैंने इधर जो है ड्रॉ किया, दिस इज वेक्टर ए। अब देखिए ए एक्स और ए वाई के दरमियान में ये एंगल कितना बनता है, दिस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कंपोनेंट्स, किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर which are mutually perpendicular are called rectangular components। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ए को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें हम इससे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, तो इस लिहाज से जो है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उन वेक्टर को, उन दो कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब हमने ये जो वेक्टर हैं ये तो हमने ग्राफिकली इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। अब मैथमेटिकली ये दो कंपोनेंट्स हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। सो लेट, ये हमारे पास ट्राइंगल, लेट दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू है, या ये हमारे पास ट्राइंगल ओ पी क्यू है। तो अगर हम देखें ये जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप लोगों ने पिछले क्लासेस में कुछ रेशोस पढ़े हैं फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े हैं, जिनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के दरमियान में रेशोस है, ठीक है। किस तरह से, देखिए अगर हम इस ट्राइंगल ओ पी क्यू का, अच्छा अब राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से होता है, लेट ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके तीन साइड्स होते हैं, लेट दिस इज एंगल थीटा, इस साइड को बेस कहते हैं, जो एंगल के का एडजेसेंट साइड होता है इसको बेस कहते हैं, जो एंगल के अपोजिट साइड होता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो सबसे बड़ा साइड होता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को इसके साथ कंपेयर करें, तो ए वाई जो है ये परपेंडिकुलर है, ए एक्स बेस है, और जो ए वेक्टर है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में पढ़ा था कि अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को हम उसके हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा हमारे पास क्या है, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये एक फंक्शन है, ये साइन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हम बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इससे हमारे पास आता है कॉस थीटा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा को थोड़ी देर में। इसी तरह अगर हम बेस को परपेंडिकुलर पे डिवाइड करें, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास बराबर होता है टेंजेंट थीटा। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब इनसे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हम हेल्प लेंगे टू फाइंड ए एक्स एंड ए वाई मैथमेटिकली ए एक्स और ए वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हेल्प लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये एंगल ले लें, यह ट्राइंगल ले लें ओ पी क्यू, और उस इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करें, तो फॉर ट्राइंगल ओ पी क्यू साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, सो ए वाई डिवाइडेड बाय ए, हाइपोटेन्यूज ए है। अच्छा, अब हमने चूंकि ए वाई जो है फाइंड करना है, तो दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए इंटू ए।
ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई हमारे पास बराबर आएगा ए साइन थीटा। तो देखिए, अगर आप देखें, हमने ए वाई की वैल्यू जो है वो मालूम कर ली। ए वाई जो है ये क्या है, ये ए का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, साइन और थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो आप इस इक्वेशन से ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह ए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कॉस थीटा वाला, फॉर ए एक्स हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है, ए एक्स, सो ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो अगेन दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, विद ए, ठीक है, विद ए, बाय नहीं, विद ए, ठीक है। तो दोनों साइड्स को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये ए एक्स डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए के साथ कैंसिल। तो ए एक्स हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ के, ए कॉस थीटा। इस तरह हमने ए एक्स की भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूज करके ए एक्स और ए वाई की मैथमेटिकल वैल्यू निकाल ली। यानी अगर आपको ए का पता हो, आपको थीटा का पता हो, तो आप उस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ए एक्स और ए वाई आपने मालूम की, और आपको एंगल जो है वो आपको पता नहीं है, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आपको पता है, तो आप एंगल थीटा जो है कैसे मालूम करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड एंगल थीटा। तो इसके लिए हम जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उससे हेल्प लेंगे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी दिस इज नॉट बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो साइन थीटा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर है। तो इस ट्राइंगल ओ पी क्यू में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ए एक्स है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स। तो अगर आपको ए वाई ए एक्स की वैल्यू यानी कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आपको गिवन है, तो आप जो है एंगल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन है और आपको कहे कि आपने वेक्टर जो है मालूम, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, इसके हमें कंपोनेंट्स गिवन है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज हमें पता है, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता है उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें तो ये जो ए है ये इस ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट है। जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू वेक्टर को ऐड किया था, तो अब अगर आप देखें इस ए वाई का टेल जो है ए एक्स के हेड के साथ मिला हुआ है, और अगर आप ए एक्स के टेल से ए वाई के हेड तक एक रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो यही वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये वेक्टर अगर ए एक्स और ए वाई हमें पता है, तो हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हेल्प लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर ले ले तो वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ए स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना, ए फाइंड करना है, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए हमारे पास बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर आपको ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड पता है तो उससे हम वेक्टर ए जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो देखें, ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की कि अगर आपको वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड आपको पता है, एंगल का आपको पता है, तो किस तरह से जो है आप ए एक्स ए वाई मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ए एक्स ए वाई की वैल्यू पता है तो उससे आप किस तरह से ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसी तरह आप एंगल किस तरह से मालूम कर सकते हैं। विक्टोरियली अगर हम बात करें तो ए वेक्टर को हम ए एक्स और ए वाई के टर्म में किस तरह से लिखेंगे। ये जो है ये तो हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर ए को लिखना चाहे, वेक्टर ए, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, क्योंकि जो कंपोनेंट्स है ये भी वेक्टर्स है। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स का मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाते, और साथ में हम आई यूनिट वेक्टर लिखते हैं, प्लस ए वाई का मैग्नीट्यूड और साथ में हम जे यूनिट वेक्टर कहते हैं लिखते हैं। अब अच्छा ये आई और जे यूनिट वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर्स है, और यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, लेकिन वो जो है हमें एक खास डायरेक्शन जो है हमें दे, एक खास डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो ये आई यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करें कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर हम इस आई यूनिट वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर जो है उस मैग्नीट्यूड जो नंबर है उस के टाइम आई के बराबर होगा। तो बिल्कुल जो है ये इसी तरह से है कि ये जो हमारे पास ए एक्स वेक्टर है, ये ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड है, और ये आई ये शो कर रहा है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इसी तरह ये जे ये शो कर रहा है कि ये जो ए वाई वेक्टर है ये अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम जो है विक्टोरियली वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप स्पेस में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो साथ में हम प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर लिखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको वेक्टर ए को जो है उसके कंपोनेंट्स के टर्म में विक्टोरियली इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसको अक्सर इसको समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि लेट हमारे पास ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बेस का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर है, ये 1 के अलावा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। अब ये एंगल अगर बराबर है, ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 90 है तो ये और ये इसको अगर हम जमा करें तो वो भी 90 होगा, और ये बराबर भी है, तो इसका मतलब है कि ये एक एंगल जो है ये हमारे पास 45 होगा। दिस एंगल विल बी 45। ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड्स 1 है तो यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो 45 बनेगा। अब यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि देखिए, अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे, अच्छा सॉरी, और अगर ये 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज √2 होगा। अगर हम इसको pythagoras थ्योरम इस पे अप्लाई करें तो जो लेट हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x हमारे पास बराबर होगा √2। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारे पास √2 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब
इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मालूम करते हैं। तो देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करूँ तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, √2 है। और इससे हमारे और ये बराबर किसके होता है, साइन थीटा, और एंगल कितना है, 45। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप कैलकुलेटर पे साइन 45 जो है वो दे दे कैलकुलेटर में, साइन फंक्शन को 45 डिग्री एंगल दे दे, तो वो आपको देगा 1/√2, और 1/√2 किस चीज़ के बराबर आता है, 0.707। मतलब ये है कि अगर हम इन दो साइड्स को एक दूसरे पे डिवाइड करें, या हम जो है इस एंगल 45 को अगर हम साइन फंक्शन में पुट करें, तो इन दोनों से आंसर सेम आएगा। इसी तरह अगर हम कॉस फंक्शन ले ले, कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2, क्योंकि बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज √2 है। तो अगर हम कॉस 45 कैलकुलेटर में दे दे और 1/√2 दे दे, तो इससे 0.707 आता है, और ये भी 0.707 के बराबर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम टेंजेंट 45 ले ले, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है, 1/1, तो टेंजेंट 45 से हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट 45 से 1 आता है, अब कैलकुलेटर में दे दे, और इन जो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है, इससे भी 1 आता है। तो इस तरह जो है, अगर आपको ये साइड दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर, इस इन साइड्स का मैग्नीट्यूड लेंथ आपको पता है, ठीक है, तो अगर आप उन लेंथ्स की रेशो मालूम करें, तो वो उस एंगल के खास फंक्शन के बराबर होता है। तो ये मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का। तो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।